आज की वीडियो में बात करेंगे हम विदेशी आक्रमणों की। और विदेशी आक्रमण में बात करेंगे, सबसे पहला आता है ईरानी आक्रमण और इसके बाद आता है यूनानी आक्रमण। तो हम बात करेंगे यहाँ पे यूनानी आक्रमण की। और ये जो आक्रमण हुए थे ये मौर्य वंश की स्थापना से पहले हुए थे और नंद वंश के ये बाद हुए थे। आइए तो बात करते हैं हम यूनानी आक्रमण की। यूनानी आक्रमण में हम ये देखेंगे कि भारत पर सिकंदर ने किस तरीके से आक्रमण किया था, इसका पिता कौन था और इसके पिता की हत्या किस तरीके से हुई थी। जब ये भारत में एंट्री करता है तो ये किन किन प्रांतों को जीतता हुआ ये भारत में आता है और किस किस शासक से इसकी मुलाकात होती है और किस किस शासक से इसको युद्ध करना पड़ता है। किस तरीके से इसकी विशाल सेना व्यास नदी के तट पर आकर उसको पार करने से मना कर देती है और इसकी मृत्यु कहाँ होती है और कब होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यूनानी आक्रमण की। कि सिकंदर एक यूनानी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर की सफलता और प्रभाव के कारण इसका अत्यधिक हमें महत्व देखने को मिलता है। सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र था और फिलिप द्वितीय मकदूनिया का शासक था। इसकी हत्या 329 ईस्वी में कर दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसकी हत्या इसी के ही सुरक्षा गार्ड ने कर दी थी। अब क्या होता है कि फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर 20 वर्ष की अल्पायु में ही सिंहासन की गद्दी पर बैठ जाता है। वह अरस्तु का शिष्य होता है। तो यूनानी शासक सिकंदर ने जब भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था, तब भारत विजय अभियान के तहत 326 ईस्वी में उसने बल्क क्षेत्र को जीतने के लिए वह काबुल को पार करता हुआ हिंदुकुश पर्वत खैबर दर्रा को पार करके वह भारत में एंट्री करता है या वो भारत में आ जाता है। अब भारत में आकर तक्षशिला के राजा आम्बी से इसकी मुलाकात होती है। तो शासक आम्बी उसका स्वागत करते हुए उससे सहयोग करने का वायदा करते हैं। और जब सिकंदर के आक्रमण के समय अशमक एक सीमांत गणराज्य था और इसकी राजधानी मशग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार पता चलता है कि जब सिकंदर के विरुद्ध युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में काफ़ी बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे गए थे और ये जो पुरुष सैनिक मारे गए थे इनकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास थी। जो इतने सारे लोग इस युद्ध में मारे गए थे, तब वहाँ की स्त्रियों ने अस्त्र धारण कर लिया था। इसी विवरण से पता चलता है कि इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। अब आगे चलकर क्या होता है कि सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ होता है। तो इस युद्ध में पोरस की हार हो जाती है और इस युद्ध को हाइडे स्पीज या झेलम युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब 19 महीने तक सिकंदर की विशाल सेना भारत में रहती है और इसके बाद ये व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर इसकी विशाल सेना इसको पार करने से मना कर देती है। तब सिकंदर जो है जीते हुए प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर स्थल मार्ग के द्वारा 325 ईस्वी में भारत से वापस लौट आता है। जब ये भारत से वापस लौट आता है तब इसके साथ 2 लेखक भी इसके साथ आते हैं, जिसका पहला नाम है नियार्कस और दूसरे का नाम है अरिस्टोब्यूलस। ये जो दो लेखक थे जो सिकंदर के साथ भारत से वापस आ जाते हैं। अब क्या होता है कि इसी समय ये 2 नगरों की स्थापना करता है, जिसमें पहला जो नगर था निकाया था और इसकी जो स्थापना करी थी विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में इस नगर की स्थापना कर दी थी। और दूसरे जो नगर की स्थापना करी थी उस नगर का नाम था बहु केफला और इस नगर की जो स्थापना करी थी उसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर करी थी। अब हम आगे ये देखते हैं कि बेबीलोन में आकर के सिकंदर की 323 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। जब इसकी 323 ईस्वी में मृत्यु होती है तब सिकंदर की आयु मात्र 33 वर्ष की होती है।
अब हम आगे की बात आगे की वीडियो में करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो इसके प्रभाव क्या थे, और इसके बाद हम बात करेंगे ईरानी आक्रमण की।